ठंड का मौसम था और एक छोटे से गांव में रामेश्वर अपनी पत्नी सुहानी के साथ प्यार से रहता था। उनके घर की परिस्थितियां बेहद नाजुक थी। रामेश्वर किसी तरह दूसरों के खेतों में मजदूरी और खेतीबाड़ी करके अपने घर का खर्चा चलाता था। एक दिन जब रामेश्वर काम पर निकलने ही वाला होता है, तभी वह सुहानी को आवाज देकर बुलाता है। अरे भगवान, तुम कहाँ हो? मैं काम पर जा रहा हूँ, जरा बाहर तो आ जाओ। पति की पुकार सुनते ही सुहानी तुरंत बाहर आ गई। सुहानी, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना, बाहर बहुत तेज ठंड चल रही है। तुम्हारे पास गर्म कपड़े भी नहीं है, कहीं तुम्हें जुकाम ना हो जाए। गरीबी इस कदर बढ़ गई है कि मैं तुम्हारे लिए ढंग का एक गर्म कपड़ा तक नहीं ला पा रहा। यही बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। कोई बात नहीं जी, बुरे दिन तो हर किसी की जीवन में आते हैं। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, आप भी अपना ख्याल रखना। जितना जल्दी हो सके काम निपटा कर घर लौटाना, क्योंकि ठंड दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है। हाँ भाग्यवान, ठीक है। मैं जितना जल्दी हो सके काम निपटा कर घर आ जाऊंगा। सच में ठंड दिन ब दिन बहुत बढ़ता जा रहा है। मुझे जितना जल्द हो सके हम दोनों के लिए गर्म कपड़ों का इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है। आप अब जल्दी निकल जाए, तभी तो जल्दी लौट भी पाएंगे। मैं आपका इंतजार करूंगी, बस आप अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है भाग्यवान, मैं निकलता हूँ, तुम दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लेना और हाँ, अपना ख्याल रखना। ऐसे ही रामेश्वर अपने काम पर निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते रामेश्वर की मुलाकात विकास से हुई। विकास रामेश्वर का बहुत ही अच्छा और पुराना दोस्त था। अरे रामेश्वर मेरे यार, कैसा चल रहा है? भाभी जी बिल्कुल ठीक है ना? और ये बताओ, इतनी ठंड में तुम का निकल पड़े, वो भी बिना कोई गर्म कपड़ा पहने, ठंड लग जाएगी भाई। अरे विकास, अब तुझे क्या ही बताओ, ऐसी गरीबी छाई है कि गर्म कपड़े खरीदने तक के पैसे भी जुट नहीं पा रहे। दूसरों के खेतों में मेहनत करके जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, वो तो घर का राशन लेने में ही खत्म हो जाता है। तेरी भाभी के लिए भी गर्म कपड़े लाकर नहीं दे पा रहा हूं मैं। यही सबसे ज्यादा दुख खा रहा है। अरे रामेश्वर, तू इतना चिंता मत कर, बुरे दिन सबके आते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान हार मान ले। तो वैसे भी बहुत मेहनती है। भगवान जरूर तेरी जिंदगी में फिर से रोशन लाएगा, यह मैं दिल से कह रहा हूँ। हाँ विकास, अब बस उसी अच्छे दिन का इंतजार है मुझे। और तेरी भाभी को देखकर दिल और भी दुखता है। इतनी ठंड में मैं उसके लिए एक गर्म कपड़ा तक नहीं ला पा रहा। मेरे लिए गर्म कपड़े हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन सुहानी के लिए तो कुछ न कुछ इंतजार करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ रामेश्वर, तू इतना चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। वैसे तू अभी कहाँ जा रहा है? अरे विकास, मैं भला कहाँ जाऊंगा, गिरधारी चाचा के खेत में थोड़ा काम था, उसी के लिए उन्होंने बुलाया है, बस वही काम निपटाने जा रहा हूँ। अच्छा, तो फिर तू निकल जा रामेश्वर, जल्दी से काम निपटा कर घर लौट जाना। ठंड बहुत बढ़ गई है, मुझे भी थोड़े काम से बाहर जाना है। मैं भी जल्दी जाकर वापस आऊंगा। सच कहूँ तो ठंड का के दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा कहकर दोनों अपने अपने काम पर निकल पड़े। रामेश्वर सीधे गिरधारी के घर पर पहुंचकर काम में लग गया।
गरीबी ने उन्हें मजबूर कर दिया था कि इतनी कड़के की सर्दी में भी बाहर निकल, पर ठंड इतनी तीखी थी कि वह कांप कांप कर मुश्किल से काम कर पा रहे थे। ठंड तो हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर ऐसे ही ठंड बढ़ती रही तो मैं तो बीमार पड़ जाऊंगा, और अगर मैं बीमार पड़ गया तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से सुहानी की चिंता अलग है, उसे ढंग के गर्म कपड़े तक नहीं दे पा रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूँ। हे भगवान, आप ही कोई रास्ता दिखा दीजिए। ऐसे ही अपने आप से बातें करते करते रामेश्वर फिर से काम में लग गया। उसने ठंडी हवा की परवाह किए बिना तेजी से अपना काम निपटाया, और जैसे ही काम खत्म हुआ वो फौरन घर की तरफ निकल पड़ा। रात का गहरा सन्नाटा है। ठंड का कहर पिछले हर रात से ज्यादा बढ़ चुका है। रामेश्वर और सुहानी दोनों एक ही चरपाई पर सिमट कर कांपते हुए बैठे हैं। तभी धीरे से सुहानी बोली, आज ही सुनते हो, अगर धर ऐसे ही बढ़ती रही ना तो हालात और मुश्किल हो जाएंगे। आपको इतनी कड़ाके की ठंड में मैं कैसे काम पर जाने दूं? आज पूरे दिन जमती हुई हवा में काम करके आए हो, आपका चेहरा तो अभी पूरी तरह लाल पड़ गया है। कहीं बुखार न चढ़ जाए, नहीं तो हालत और बिगड़ जाएगी। भाग्यवान, मैं क्या करूं? काम छोड़े बिना तो घर किसी तरह चल ही नहीं सकता। घर का राशन भी लाना है, ऊपर से ठंड का कहर हर दिन बढ़ता जा रहा है। अगर जल्दी से गर्म कपड़ों का इंतजाम नहीं कर पाया तो हम दोनों ही बीमार पड़ जाएंगे। आज तो किसी तरह गिरिधारी चाचा के खेत का काम निपटा दिया, और कल भूलाराम चाचा ने बुलाया है। बस देखते हैं कल कितना मेहनताना मिलता है, उसी पर आगे का सहारा टिका है। हाँ जी, आपकी बात भी सही है। पता नहीं भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। एक तरफ ठंड और दूसरी तरफ गरीबी। अरे भाग्यवान, तुम इतनी चिंता मत करो। मुश्किलें तो हर किसी के जीवन में आती ही है। इसका मतलब ये नहीं कि हम रुक जाएं, आगे बढ़ना ही पड़ता है। यही जीवन का रास्ता है। और सुनो भाग्यवान, एक दिन भगवान जरूर कोई ना कोई चमत्कार करेंगे, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा जी, लेकिन देखिए आप तो बहुत कांप रहे हैं। चलिए मेरे साथ रसोई में चलिए, मैं अभी खाना बनाती हूँ और आप चूल्हे के पास बैठ जाए। आग की गर्मी से आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी। ऐसे ही ठंड से बचने के लिए दोनों रसोई में चले गए। उन्होंने चूल्हे पर खाना चढ़ा दिया और फिर धीमी धीमी आग की गर्मी में चूल्हे के पास बैठकर राहत महसूस करने लगे। भाग्यवान, आप जाकर थोड़ी राहत मिली। इस कड़ाके की ठंड में चूल्हे की आग के पास बैठकर जो सुकून मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता, पता है भाग्यवान। जब मैं छोटा था तब जब माँ खाना बनाती थी तो मैं भी चुपके से उनके पास जाता था और आग के पास बैठे जाता था। अच्छा जी, तो इसका मतलब जब आप छोटे थे तब आप काफी शरारती भी थे। खैर, अब आपने बिल्कुल सही कहा। इस ठंड में चूल्हा के आग के पास बैठने का मजा ही कुछ और है। एक तरफ खाना पक रहा है और दूसरी तरफ हम दोनों को इस आग की गर्मी से अच्छी खासी राहत मिल रही है। हाँ भाग्यवान, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे जल्द से जल्द गर्म कपड़ों का इंतजाम करना ही होगा, नहीं तो हम दोनों ही बीमार पड़ सकते हैं। देखता हूँ इन दिनों कहाँ कहाँ क्या काम मिल सकता है। जितना भी मेहनत करूँगा उम्मीद है थोड़ा बहुत पैसा जुट ही जाएगा ताकि ठंड से बचा हो सके। हाँ जी ठीक है, लेकिन मेरे लिए इतनी चिंता मत कीजिए। मैं तो घर पर ही रहती हूँ, संभाल लूंगी सब। आप बस थोड़ा बहुत पैसा जोड़कर अपने लिए गर्म कपड़ों का इंतजाम कर लीजिए ताकि काम पर जाते समय आपको ठंड ना लगे। आपकी सेहत सबसे जरूरी है जी। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं खूब मेहनत करूँगा और हम दोनों के लिए अच्छे गर्म कपड़े जरूर लेकर आऊँगा। अभी चलो आराम से खाना खा लेते हैं और फिर सो जाते हैं।
कल सुबह मुझे भोलाराम चाचा के वहाँ भी जाना है। रामेश्वर के ऐसा कहने के बाद दोनों आराम से खाना खा के सो जाते हैं। अगली सुबह रामेश्वर जल्दी उठकर भोलाराम के घर के लिए निकल पड़ा। ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि दिन प्रतिदिन अपना कहर और भी ज्यादा बढ़ाती जा रही थी। भोलाराम चाचा, आपने मुझे बुलाया था, कुछ काम है क्या? हाँ रामेश्वर बेटा, काम तो बहुत है। मैं तो यहाँ बैठकर तेरे ही इंतजार में था, लेकिन रामेश्वर इतने कड़ाके की ठंड में तू ऐसे ही चल पड़ा। तुझे ठंड नहीं लग रही क्या? थोड़ा गर्म कपड़े पहनकर आना चाहिए था बेटा, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। भोलाराम चाचा की बातें सुनकर रामेश्वर ने दुखी भरी निगाहों से उनकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, भोलाराम चाचा, अब मैं आपको अपने दुख भरे जीवन के बारे में क्या बताऊं। गरीबी ने मेरे परिवार को चारों तरफ से घेर लिया है। चाहे जितनी मेहनत कर लूं, ये गरीबी पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। एक तरफ ठंड का कहर है और दूसरी तरफ घर चलाने के लिए राशन की चिंता। श्यामलाल चाचा के दुकान पर भी बहुत उधारी हो चुकी है। काम करके इतना पैसा नहीं मिल पाता कि पहले उधारी चुकाओ या गर्म कपड़े ले आऊं या फिर घर के लिए राशन जुटाओ। समझ नहीं आता किस चीज को पहले संभालूं। रामेश्वर की बातें सुनकर भोलाराम चाचा का दिल भारी हो गया। वह खुद बहुत दयालु इंसान थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही रामेश्वर की ओर देखकर कहा, बेटा रामेश्वर, तेरी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तेरी सारी परेशानियां तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर करूंगा कि आज जो काम तू मेरे यहाँ करेगा, उसकी मजदूरी से तू अपने लिए और अपनी भाग्यवान के लिए गर्म कपड़े ले जाना। और रही बात आज के राशन की, वो तू मेरे घर से ही ले जाना। बेटा, अगर ऐसे बिना गर्म कपड़ों के काम करता रहेगा तो बीमार पड़ जाएगा, और अगर तुझे कुछ हो गया तो घर में राशन पहुँचाना और भी मुश्किल हो जाएगा। भोलाराम चाचा की बातें सुनकर रामेश्वर के चेहरे पर खुशी झलक उठी और उसने कहा, भोलाराम चाचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे लिए इतना सोचकर बोला, ये मेरे लिए बड़ी बात है। अच्छा चाचा, अब आप बताइए आज क्या काम करवाना है? भोला चाचा की बात सुनकर रामेश्वर सहमति से हाँ बोला और फिर दोनों साथ साथ खेती की ओर चल पड़े। रामेश्वर और भोलाराम दोनों खेत के सामने पहुंचने दोनों कुछ देर तक खेत की ओर देखते रहे। भोलाराम चाचा, इस बार तो आपकी सब्जियों की खेती बहुत अच्छी हुई है। हाँ रामेश्वर बेटा, इस बार सब्जियों की खेती पिछली बार से भी बेहतर हुई है। मेहनत करके जब खेत यूं हरा भरा दिखाई देता है न, तो दिल को बहुत सुकून मिलता है बेटा। हाँ चाचा, बात तो बिल्कुल सही है। हम जैसे लोगों के लिए खेती बाड़ी ही सब कुछ होती है। काश मेरे पास भी अपना थोड़ा सा खेत होता तो शायद इतनी चीजों की कमी महसूस नहीं होती। खैर चाचा, ये सब छोड़िए, आप यही रहिए, अभी सब्जियां तोड़ने में लग जाता हूँ। रामेश्वर ऐसे कहकर तुरंत सब्जियां तोड़ने में लग जाता है। ऐसे ही कुछ देर बाद रामेश्वर ने सब्जियां तोड़ ली और उन्हें एक टोकरी में रख दिया। शाबाश रामेश्वर बेटा, तुमने तो बड़ी अच्छी तरह सब्जियां तोड़ ली। खैर अब चलो जल्दी घर चलते हैं। तुझे ठंड भी लग रही है। मुझसे पैसे और राशन ले लेना और सीधे घर ही चले जाना। भोलाराम की यूं कहने के बाद दोनों घर लौट गए। कुछ ही देर बाद रामेश्वर पैसे और राशन संभाल कर चेहरे पर संतोष भारी मुस्कान लिए घर की ओर बढ़ रहा था। तभी रास्ते में उसे श्यामलाल मिला दया, जिसकी दुकान पर रामेश्वर का उधारी था। अरे रामेश्वर, अच्छा हुआ तू यही मिल गया। मैं तो इन दिनों तेरे घर जाने ही वाला था। बताना जरा तेरे उधारी का क्या हुआ?
पूरे 2 महीने होने को आए, अभी तक हिसाब साफ नहीं हुआ। ऐसे कब तक चलेगा भाई? मुझे मेरे पैसे यही अभी के अभी चाहिए। श्यामलाल की बातें सुनकर रामेश्वर के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उसके हाथ में पैसे तो थे, पर वे पैसे वो सुहानी और उसके गर्म कपड़े खरीदने के लिए लाया था। कुछ पल चुप रहने के बाद रामेश्वर ने हल्की धीमे स्वर में कहा, श्यामलाल चाचा, आप मुझे माफ कर दीजिए। असल में ठंड इतनी बढ़ गई है कि मैं ज्यादा देर काम ही नहीं कर पा रहा। जितना सा काम करता हूँ उससे बस किसी तरह घर का राशन चल रहा है। इतने कड़ाके की ठंड में अपनी भगवान और अपने लिए गर्म कपड़े तक नहीं खरीद पा रहा हूँ। आप कृपया करके और कुछ दिनों की मुझे मोहलत दे दीजिए। मैं आपका उधारी ही पूरा चुका दूंगा। श्यामलाल स्वभाव से बेहद लालची थे। उन्हें किसी पर जरा सी भी दया नहीं आती थी। रामेश्वर के हाथ में पैसे देखकर उनकी नज़र तुरंत वहीं पर टिक गई। फिर उन्होंने थामते हुए कड़वे आवाज में कहा, ए रामेश्वर, ये दलीलें जाकर किसी और को सुना देना। तेरे हाथ में पैसे होते हुए भी तू ऐसी वैसी कहानियां गा रहा है। जरा भी शर्म नहीं आती क्या? जब तुझे राशन चाहिए होता था सीधे मेरी दुकान पर आकर उधार ले जाता था, और अब जब मैं अपना ही पैसा मांग रहा हूं तो तू बहाने बना रहा है। श्यामलाल की कड़वी बातें सुनकर रामेश्वर का मन बेहद दुखी हो गया। जिन पैसों से वह अपनी पत्नी और खुद के लिए गर्म कपड़े खरीदने का सपना सजाया हुआ था, वही पैसे उसे मन ना होते हुए भी श्यामलाल को देने पड़े। ठीक है, मुझे मेरे पैसे मिल गए, अब मैं चलता हूँ। उसके बाद दोनों बिना कुछ और बोले अपने अपने रास्ते की ओर चल पड़े। रात का गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। रामेश्वर चरपाई पर खामोशी से बैठा है, दोनों हाथ पर हाथ चिंताओं में बंधे हुए, मानो किसी गहरे सोच में डूब गया हो। कुछ ही देर बाद सुहानी रामेश्वर के पास आ गई और चरपाई पर रामेश्वर के पास बैठ गई। जी, आप किस चिंता में डूबे हुए हैं? क्या आपको कुछ हुआ है? भाग्यवान, अब तुम्हें क्या बताऊं। आज जब मैं भूलाराम चाचा के घर काम पर गया था तो उन्होंने हमारे हालात के बारे में सुनकर हम पर दया की। उन्होंने अपने घर से मुझे राशन भी दिया और काम के पैसे अलग से दिए ताकि तुम्हारे और मेरे लिए गर्म कपड़े ले आओ। लेकिन रास्ते में मेरी मुलाकात श्यामलाल चाचा से हो गई। उनके दुकान की उधारी भी बाकी थी और जिस तरह से उन्होंने बातें की मुझे मजबूरन उन्हें वहीं पे पैसे देने पड़े। अरे जी, आप इतनी सी बात के लिए इतना परेशान क्यों है? इसमें चिंता की क्या बात है? उधारी थी तो आज नहीं तो कल चुकानी ही पड़ती। अच्छा हुआ कि आज ही हिसाब साफ हो गया। और रही बात गर्म कपड़ों की, तो जब भी पैसे आएंगे हम ले लेंगे। वैसे भी अब इस कड़क ठंड में रहने की आदत सी हो गई है। रात को तो हम दोनों वैसे भी चूल्हे के पास बैठते हैं। आग की गर्मी में थोड़ा सुकून भी मिलता है, और आपके साथ 2 बातें हो जाए तो मन और हल्का लगने लगता है। भाग्यवान, सच में तुम्हारे जैसी पत्नी हर किसी को नहीं मिलती। इतना धैर्य, इतनी समझ, ये सब हर किसी में नहीं होता। मैं तो खुद को बहुत किस्मत वाला मानता हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी प्यारी और समझदार पत्नी मिली है। मेरे पास भले धन दौलत ज्यादा ना हो, पर तुम्हारे जैसा साथ हो तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी दौलत है। हाँ जी, मैं हमेशा आपके साथ थी और हमेशा आपके ही साथ रहूंगी। आप दिन भर मेहनत करके आए हैं, चलिए थोड़ी देर चूल्हे के पास साथ बैठते हैं,
वही बैठकर खाना भी बना लेंगे, उसके बाद आराम से खाना खाकर जल्दी सो जाएंगे। हाँ, आप थक गए होंगे। सुहानी के ऐसे कहने पर दोनों रसोई में आ गए। उन्होंने चूल्हे पर खाना चढ़ाया और फिर दोनों अपने आस पास बैठकर थोड़ी देर आराम करने लगे। भाग्यवान, कल के लिए किसी ने भी काम पर बुलाया नहीं है। सोच रहा हूँ कि कल थोड़ा आराम ही कर लूँ। सच कहूँ तो इस कड़ाके की ठंड में मजबूरी में काम तो करना पड़ रहा है, लेकिन मेरा शरीर अब बहुत कमजोर महसूस करने लगा है। बिना गर्म कपड़ों के खेतों में काम करना और भी कठिन हो जाता है। ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही है और कब तक ऐसे चल पाएगा यही समझ नहीं आ रहा है। आप मुझे बताए या ना बताए, मुझे सब समझ में आ जाता है। इस ठंड में घर के काम करना ही मुश्किल हो जाता है, तो ठंडी हवा में खेत पर काम करना कितना कठिन होता होगा मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अगर कल कहीं काम नहीं है तो थोड़ा आराम कर लेना ही ठीक रहेगा। लेकिन सुनिए, आप हमेशा मेरे बारे में सोचते रहते हैं। कभी कभी अपने लिए भी सोच लिया कीजिए। अपने लिए कुछ गर्म कपड़ों का इंतजाम कर लीजिए ताकि काम पर जाते समय आपको तकलीफ न हो। आपको यूं ठिठुरते हुए खेत पर जाते देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कोशिश तो मैं कर ही रहा हूँ भगवान, पर मैं क्या करूँ, किस्मत जैसे कभी साथ ही नहीं देती। आज कितने सपने लेकर भोलाराम चाचा से पैसे और राशन लेकर घर लौट रहा था, लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर था कि श्यामलाल चाचा की उधारी आज ही चुका दूं। अब तो कल के लिए भी कोई काम नहीं है। समझ नहीं आता भगवान मेरी किस बात की परीक्षा ले रहे हैं। दिल में बस यही डर लगा रहता है कि कहीं मैं तुम्हें और घर को संभालने में कम न पड़ जाऊं। आप बेकार की बातें सोच रहे हैं। मेरी मानिए, अच्छा ही हुआ कि कल कोई काम नहीं है। अब आप कल पूरे दिन आराम कीजिए और चाहे तो दिन भर इस चूल्हे के पास बैठकर गर्मी ले सकते हैं ताकि आपका शरीर थोड़ा संभल जाए। और सुनिए, ये सब बातें बार बार खुद से मत कहा कीजिए। आप हमेशा अपने बारे में इतनी चिंता जताते हैं और सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपको ऐसा टूटता सा देखकर। अभी इन फिजूल की बातों को छोड़िए और थोड़ा सुकून से बैठिए। पता नहीं आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन दिल कह रहा है कि आज जरूर कुछ अच्छा होने वाला है। खैर, जो भी होगा उम्मीद है अच्छा ही होगा। इसी तरह जब रामेश्वर अकेले बैठकर खुद से बातें कर रहा होता है, तभी अचानक उसके ही गांव के बालकिशन चाचा आ पहुंचते हैं। अरे बालकिशन चाचा, आप आइए ना, बैठिए। रामेश्वर के ऐसे कहने पर बालकिशन चाचा चरपाई पर बैठ गए और बोले, रामेश्वर, अच्छा हुआ आज तो मुझे घर पर ही मिल गया। दरअसल मेरे खेत पर थोड़ा काम था, बीज बोने का वक्त भी हो चुका है, इसलिए मैं तुझे बुलाने ही आया था। ये तो और भी अच्छा हुआ कि तू घर पर मिल गया। अब मेरे खेत का सारा काम आज ही पूरा हो पाएगा। बालकिशन चाचा की बातें सुनकर रामेश्वर को थोड़ा अच्छा भी लगा, क्योंकि काम मिलेगा तो राशन के पैसे भी आ जाएंगे। लेकिन मन का एक कोना उदास भी हो गया, क्योंकि कई दिनों से कड़के की ठंड में काम करते करते उसका शरीर बेहद कमजोर पड़ चुका था और आज तो उसने पूरा दिन आराम करने का सोचा था। अरे रामेश्वर बेटा, किस सोच में पड़ गया? चलोगे न बेटा? दरअसल बालकिशन चाचा, आप तो जानते ही है कि मेरे घर की हालत इतनी अच्छी नहीं है। कई दिनों से इस कड़ाके की ठंड में बिना गर्म कपड़ों के काम करते करते मेरा शरीर काफी कमजोर हो गया है, इसलिए आज मैंने पूरे दिन आराम करने का सोचा था। तेरी बात भी सही है रामेश्वर बेटा, लेकिन तू चिंता मत कर, काम ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा हिस्सा बाकी है। 2-3 घंटों में आराम से हो जाएगा और अगर आज ये काम पूरा हो गया तो मैं कल बीज भी लगा पाऊंगा। इसी दौरान रामेश्वर और बालकिशन चाचा की बातें चल रही होती है कि तभी सुहानी वहां आ जाती है।
अरे बालकिशन चाचा, आप कब आए और आप कैसे हैं चाचा? बेटी मैं तो ठीक हूँ। दरअसल मेरे खेत में 2-3 घंटे का थोड़ा सा काम बाकी है। उसी काम को करने के लिए मैं रामेश्वर को बुलाने आया था। अरे जी, अगर थोड़ा सा ही काम बाकी है तो आप जाकर कराइए। बालकिशन चाचा भी आपसे उम्मीद करके ही आए हैं, उन्हें ज्यादा देर तक इंतजार न करवाइए। सुहानी के ऐसे कहने पर रामेश्वर बालकिशन चाचा के साथ जाने के लिए मान गया। उसके बाद दोनों खेत की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद रामेश्वर और बालकिशन चाचा खेत के किनारे पहुंच गए, जहां हल्की ठंड के बीच काम शुरू करने की तैयारी हो रही थी। तो रामेश्वर बेटा, तुम यहाँ खेत का जो थोड़ा बहुत काम बचा है उसे आराम से पूरा कर देना। अभी बीज लाने बाजार जा रहा हूँ। तुम काम खत्म करते ही सीधे घर चले जाना। ठंड बढ़ रही है। और हाँ, तुम्हारे पैसे मैं तुम्हें कल दे दूंगा। ठीक है चाचा, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं यहाँ का काम ध्यान से पूरा कर दूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इतना बोलकर बालकिशन चाचा चले गए और रामेश्वर अपने काम में लग जाता है। इससे ही जब रामेश्वर दूसरी ओर कुदाल चला रहा था, तभी अचानक ठक की आवाज आ जाती है, जैसे कुदाल किसी पत्थर से टकरा गई हो। रामेश्वर ने हैरानी से कुदाल एक तरफ रखी और ध्यान से जमीन को देखा। कुछ ही खशपन बाद उसकी नजर तो चमचमाते सोने के टुकड़े पर पड़ी। यह देखकर रामेश्वर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हे ऊपर वाले, आपने तो आज सचमुच चमत्कार कर दिया। सुबह से ही मन में एक अजीब सी उम्मीद थी कि कुछ अच्छा होने वाला है और आपने वो पूरा कर दिया। बालकिशन चाचा का भी भला हो, जिनके कहने पर आज काम पर आ गया। आपका लाख लाख शुक्रिया ऊपर वाले, आपने मेरी किस्मत ही बदल दी। वो मुस्कुराते हुए बोला। ऐसे ही उस दिन रामेश्वर के जीवन में मानो एक बड़ा चमत्कार हो गया। उन सोने के टुकड़ों की वजह से उसके घर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। जो चीज पहले कमी के कारण अधूरी रह जाती थी, वे अब पूरी होने लगी। राशन की चिंता खत्म हुई। घर में फिर से रौनक लौट आई और दोनों पति पत्नी के चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान खिलने लगी। रामेश्वर और उसकी पत्नी अब हर दिन ईश्वर का ध्यानवत करते हुए, एक दूसरे का साथ निभाते हुए खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा।